क्वेश्चन बच्चे ने डाउट पूछा है। अगेन वो डाउट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी थी, ये उसमें से है कि अगर मेरे पास मान लिया जाए कि दो मेरे पास यहाँ पर स्प्रिंग्स है और ये दो जो स्प्रिंग्स है हमारे पास, इनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स अलग अलग है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा है और दूसरे का हमारे पास छोटा है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा और दूसरे का छोटा है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या बताना है कि कौन ज्यादा वर्क डन। ये रेशो की गेम है, ये हमारे पास रेशो की गेम है। मेरे पास K1 इज ग्रेटर देन K2 एंड देयरफॉर मेरे पास आएगा K1 बाई K2 इज ग्रेटर देन 1। ये चीज है हमारे पास। सो K1 बाई K2 इज ग्रेटर देन 1। कैसे किया? इस इक्वेशन को डिवाइड बाई K2 कर दिया। K1 बाई K2, K2 बाई K2, तो यहां पर 1 आ गया। नहीं तो आप इसको यहां पर नीचे ले जाए, तो हमारे पास यहां पर K2, K1 बाई K2 इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं इनको सेम अमाउंट से स्ट्रेच करता हूं, इफ अगर मेरे पास आ जाता है इफ वी स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय सेम अमाउंट, स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय सेम अमाउंट, मैं इसको सेम अमाउंट से स्ट्रेच करता हूं, सेम अमाउंट, तो क्या मुझे फोर्स सेम लगानी पड़ेगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कैसे फोर्स सेम लग जाएगी? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? K इंटू एक्स। अगर मेरे पास ये x क्या है? अमाउंट। कौन सा अमाउंट? जिससे हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, या तो कंप्रेस कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हो, शाबाश बताओ, या फिर आप इसको एक्सटेंशन दे रहे हो, या फिर हम इसको एक्सटेंशन दे रहे। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वन, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्सटेंशन सेम हो तो फोर्स डिफरेंट करनी पड़ेगी। वाई? अगर मैं फोर्स F1 लेता हूं तो K1 इंटू एक्स एंड वी हैव F2 इज इक्वल टू K2 इंटू एक्स। ये मेरे पास आ गया। क्योंकि x सेम है लेकिन मेरे पास K डिफरेंट है, तो आपके पास फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगी। अब दिमाग लगाओ, हमारे पास K1 इज ग्रेटर देन K2, तो दिमाग लगाते हैं। तो बताओ K1x विल आल्सो बी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? K2x। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही तो बात है। अगर मेरे पास मैं बोलता हूं 6 इज ग्रेटर देन 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 2। 12 इज आल्सो ग्रेटर देन 6। यस और नो? लग गया पता? लग गया पता? yes. तो इसका मतलब देयरफॉर F1 फोर्स बड़ी लगेगी और F2 फोर्स आपके पास क्या लग जाएगी? छोटी लग जाएगी। ये हमारे पास आ गया। एंड लास्ट वन, हमारे पास यहां पर अब आपके लिए वर्क डन है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन? द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब नेचुरल सी बात है कि मेरे पास W1 इज F1 इंटू एक्स एंड F2 या W2 इज इक्वल टू F2 इंटू एक्स। अगर F1 F2 से बड़ा है तो बताओ आपके पास देयरफॉर क्या चीज आ जाएगी? आपके पास वर्क डन 1 विल बी ग्रेटर देन वर्क डन 2। हमारे पास आंसर आ जाएगा। लग गया पता? लग गया पता? तो आपके पास पहले का वर्क डन 2 से बड़ा आ जाएगा। दिस इज अ मैथमेटिकल आपके पास फॉर्मुलेशन। ये मेरे पास मेरी एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। इसके अंदर थ्योरेटिकल से ज्यादा हमारी मैथमेटिक्स में पकड़ होनी चाहिए, और इस वजह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे कि भाई एक चीज बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो कैसे उससे रिलेटेड चीजों को हम डेवलप कर पाते। तो हमारे पास पहले का वर्क डन ज्यादा होगा और दूसरे का वर्क डन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर? मैं आगे चलूं? मैं आगे चलूं? क्लियर ये वाली चीज? यस अब मेरे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो हम कर रहे थे, दैट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, एंड वो था बच्चा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। इट वाज कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल मैंने आपको करवा दिया था, और एक एग्जाम्पल भी आपको करवा दी थी कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन दोनों का सम हर पॉइंट के ऊपर क्या रहता है?
mgh रहेगा, mg आपके पास h रहेगा, mg आपके पास h रहेगा। ये बात हमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट को, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, इज रिलीज from the height of 20 meter, from the height of 20 meter, from the height of 20 meter, इसको 20 मीटर की हाइट से हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब देखिएगा कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना बता, they calculate the speed of the object, calculate the speed of the object, speed of the object, speed of the object when, जब हमारे पास when it is at the height 1/5 of the total height, 1/5 of the total height, 1/5 of the total height, 1/5 of the total height। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है जरा हम देखते हैं और समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ को गिराया गया, ऐसा हाइट की वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर है, 20 मीटर के बराबर है। सो ये 20 मीटर के बराबर है और हमारे पास हमें क्या बताना है, जब ये जमीन से 1/5 मतलब 4 मीटर की हाइट पर होगा, ये 1/5 है क्योंकि 1/5 ऑफ 20 इज 4 मीटर। तो मुझे बताना है अगर ये 0 मीटर पर सेकंड से चल के आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी, v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो मैं काइनेमेटिक्स से करूं और वो मैं मैं करता आया हूं और कर भी सकता हूं। और अब जो आप मेथड देखोगे, नंबर 1 यहाँ पर ग्रेविटी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। नेचर कौन सी होती है, शाबाश बता दो, कंजर्वेटिव। यहाँ पर फ्रिक्शन है, नहीं, टीचर जब तक बात नहीं करेगा तब तक उसकी बात नहीं करेंगे, फ्रिक्शन नहीं। क्या यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर याद रखना हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। मैकेनिकल एनर्जी एट ए तो सिंपल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मेरे पास mgh आ जाएगा प्लस ऑफ हाफ इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर। मैकेनिकल एनर्जी एट बी, बी पे हमारी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mg इंटू 4। क्यों 4, क्योंकि इस वक्त ये रेफरेंस से 4 मीटर ऊपर की तरफ को। और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल आएगी, वही तो निकालना है, हाफ mv का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास मास 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 और मास कांस्टेंट है, निकल जाएगा, या दोनों तरफ वेरिएबल आपके पास कॉमन है तो ये निकल जाएगा। gh का मतलब 10h इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 40 आपके पास g प्लस ऑफ v स्क्वेयर अपॉन 2, h मेरे पास 20 के बराबर है तो 10 इंटू 20 200 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 40। एक मिनट, आई हैव पुट अ एक्स्ट्रा 10 over here, so this will be 40, I'm sorry, this is 40, so this is 40 plus of v square upon 2, or what we can write down 200 minus 40, so 200 minus of 40 is equal to v square by 2, 160 by 2, 160 into 2, तो 160 into 2 is equal to v square तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 320, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 320 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 320 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास 320 मीटर पर सेकेंड है। क्या है ये हमारे पास, इसकी वेलोसिटी जो हमारे पास 320 आपके पास आता है, इसका रूट अप्रोक्सीमेटली कहां पर आएगा,
200 आपके पास 400 का √20 होता है, और 18 का कितना होता है आपके पास 324। 324, तो ये 17 समथिंग होगा हमारे पास, मतलब कि अगर देखा जाए 17.8 के आसपास, तो हम इसकी वेलोसिटी को अप्रोक्सीमेटली आपके पास 17.8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। फिर बच्चा बोलता है सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि फ्रिक्शन, टीचर व्हेन सेज कि यहां पर डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, या टीचर जब आपको बोलेगा एयर फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, तो फिर आपको वहां पर फ्रिक्शन या एक्सटर्नल फोर्स को देखना पड़ेगा। टीचर मेंशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। इस बात को अगर आप ध्यान में रखोगे, इसको फोकस करोगे, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। एक और चीज देखते हैं, मैं आगे चलूं, मैं स्क्रीन को चेंज कर दूं, मैं स्क्रीन चेंज कर दूं। यस सर। यस। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट, और वो फोकस करते हैं हमारे पास नेक्स्ट वन, कंजर्वेशन एंड द, हमारे पास यहाँ पर आ जाती है द सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम। वी हैव दिस सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम, मेरे पास सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम है, और इस सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम के अंदर, और साथ ही साथ किसके अंदर, सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो अप करते कैसे देखते। ये मेरे पास यहाँ पर एक सीलिंग है, और इस सीलिंग के साथ हमने किसी बॉब को प्लेस किया हुआ, ये बॉब हमारे पास इस वक्त रेफरेंस लेवल पे, नो दिस इज इन द रेफरेंस लेवल। हम क्या करते हैं, इस बॉब को साइड पे ले जाते हैं, हम इस बॉब को साइड पे ले जाते हैं एंगल थीटा पे। फिर क्या होता है, ये बॉब हमारे पास एक हाइट पे चला गया। कैसे हाइट पे चला गया, ये मेरे पास कौन सा लेवल आ गया, शाबाश बताओ। नाउ दिस इज द रेफरेंस लेवल, ये मेरे पास एंगल किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर आ गया। फोकस करते रहना, ये मेरे पास रस्सी की लेंथ है, रस्सी की लेंथ मेरे पास कितने के बराबर है, एल मीटर। ये मेरे पास यहाँ पर एल मीटर है, रस्सी की लेंथ तो ऊपर जाने से चेंज नहीं होती है, यह अभी भी मेरे पास एल मीटर है, ये मेरे पास अभी भी एल मीटर है, ये रेफरेंस लेवल है। नाउ दिस इज द रेफरेंस लेवल, ये एंगल थीटा है। इस वक्त ये जो बॉब है, ये जमीन से आपके पास कितनी हाइट के ऊपर है, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये हमारे पास हाइट एच किसके बराबर है, ये जरा देख लेते हैं। ये एल है, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास ये पॉइंट आ गया ओ, ये आ गया ए, ये मेरे पास बी, और ये मेरे पास आ गया सी। मेरे पास यहां पर अगर मैं राइट एंगल एक ट्राइंगल लेता हूं ओ सी बी, इस ओ सी बी के अंदर ओ सी बेस है, ओ बी हाइपोटेन्यूज है, इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो जो ओ सी आपके पास आ गया, वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, ओ बी कॉस ऑफ थीटा। ओ बी हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल कॉस ऑफ थीटा, तो ओ सी आ गया। अब हमारे पास ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, मेरे पास यहाँ पर ओ ए किसके बराबर है, तो आप बोलोगे ओ ए सर दो चीजों के बराबर है, बताओ किस किसके। ओ ए हमारे पास दो चीजों से मिलके बना है, ओ सी प्लस ऑफ सी ए। ओ ए एल के बराबर है, ओ सी एल कॉस थीटा के बराबर है, तो बताओ सी ए जो कि एच के बराबर है, तो ये प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, एच। तो इस वक्त इसकी हाइट किसके बराबर है, जरा बता दो, एम जी, और यहां पर आपके पास एल यहां पर चला जाएगा, तो एल माइनस एल कॉस ऑफ थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो आपके पास ये हाइट किसके बराबर आ जाएगी, एम जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, एम जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सर हाइट थोड़ी, सर पोटेंशियल एनर्जी। यस। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, मैं हाइट निकालने के चक्कर में था पोटेंशियल, आई एम सॉरी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ये हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो हमारे पास यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो ये बॉडी कहाँ की तरफ को भागेगी, आपके पास नीचे, और यहाँ पर ये क्या गेन कर जाएगी, बताओ शाबाश, आपके पास काइनेटिक एनर्जी। यह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी v मीटर पर सेकंड यहाँ पर गेन कर जाएगी।
क्या ये बॉब यहां पर आके रुकेगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये बॉब यहां पे रुक ही नहीं सकता, ये बॉब फिर आगे चला जाएगा यहां कहीं पर। ये सेम हाइट को गेन करेगा क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं, फ्रिक्शन वगैरह हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और ये एंगल थीटा फिर से दोबारा बनाएगा। यहाँ पर जब हमने इसको छोड़ा था इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा एट द पॉइंट डी, याद रखना इसकी वेलोसिटी दोबारा से क्या आ जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। फिर ये बॉब आपके पास नीचे आएगा और फिर ये सेम वेलोसिटी गेन कर जाएगा आपके पास v मीटर पर सेकेंड की, और ये हमारे पास ऑसिलेट करता रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉलो होती है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि मैं मैकेनिकल एनर्जी बी पे देखूं तो वो किसके बराबर है? तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है mgl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और मैं अगर मैकेनिकल एनर्जी ए पे देखूं तो इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। और बाई कंजर्वेशन जल्दी बता दो आपके पास क्या आ जाएगा? बाई द कंजर्वेशन, बाई द कंजर्वेशन हमारे पास, बाई कंजर्वेशन हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात आ जाएगी कि मैकेनिकल एनर्जी जो बी पे थी वही मैकेनिकल एनर्जी आपके पास ए पे हो जाएगी। और हमारे पास इसका मतलब mgl कॉमन 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। मास से मास कैंसल हो जाएगा तो हमारी वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा? 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी है, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी, जब ये ग्राउंड पे पहुंचे। ध्यान रखना जब ये बॉडी दूसरी तरफ किसी हाइट पर जाएगी तो ये बात ध्यान रखना ये सेम हाइट के ऊपर आएगी। रीजन क्या है? क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर एब्सेंट है, फ्रिक्शन यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स भी एब्सेंट है, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है जिसकी वजह से ये बॉडी को जितनी एनर्जी शुरुआत तौर पे मिली वो एनर्जी लास्ट टाइम तक रहेगी। यानी कि डी पॉइंट के पास जैसे ये पहुंचेगा ये सेम वही हाइट पर पहुंचेगा, कितना? एल माइनस एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और इसकी स्पीड जो बी के पास थी, बी के पास कितनी स्पीड थी? 0। तो ये पेंडुलम वहां पर सेम हाइट पर आकर रुक जाएगा, ना उससे ज्यादा एनर्जी लेगा ना उससे कम। अब सोच के देखो अग्रिम, करमनजीत, महेंद्र, प्रतिमा, अगर मैं यहाँ पर पीछे से थोड़ा सा भी धक्का लगाता तो क्या बी पे जितनी एनर्जी थी उससे ज्यादा हाइट पर जाता? बिल्कुल जाता। और अगर फ्रिक्शन होती हवा की तो क्या होता? तो फिर ये नीचे रुक जाता, ये सेम हाइट पर नहीं आ सकता। ये पॉइंट अब हमको यहाँ पर समझने पड़ेंगे। यानी कि हमारे पास जो एनर्जी सिस्टम लेता है, गेन करता है, शुरुआत से लेके चलता है, वो एनर्जी विद इन दिस सिस्टम प्रेजेंट रहती है। वो एनर्जी के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, हमारे पास किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। एनर्जी जैसी है हमारे पास वैसी रहती है। एनर्जी ना तो बढ़ती है ना कम होती है। वो बढ़ कब सकती है? जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। वो कम कैसे हो सकती है? जब आपके सिस्टम में फ्रिक्शन एंटर कर जाए। जी, लग गया पता? लग गया पता? सो दिस इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए। ये हमारे पास वेलोसिटी कहां पर है? एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए, ये हमारे पास है। जी, चले आगे की तरफ। यस। अब हमारे पास यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको बहुत बहुत, जिसको ये बोल सकते हैं, बहुत बहुत आपको इनसाइड, डेप्थ इनसाइड लेके जाएगी कि हमारे आसपास जो चीजें काम करती हैं वो कैसे काम करती है। सो क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? मेरे पास ये एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, मेरे पास ये एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है आपके पास, मेरे पास यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है।
एक ऐसा ट्रैक जिसमें किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, और ये ट्रैक हमारे पास यहां से चलकर यहां पर पहुंच जाता है। इसमें कहीं पर भी आपके पास फ्रिक्शन नहीं है। इस वक्त हमारे पास ये 10 मीटर आपके पास ऊंचा ट्रैक है, और ये हमारे पास 8 मीटर ऊंचा ट्रैक है। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, म्यू इज इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पर बॉडी के ए आ गया, और यहाँ पर मेरे पास बॉडी के आगे बी आ गया, और फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर कौन सा ट्रैक है? ये आपके पास एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। 10 मीटर से आपके पास एक बॉडी चलती है, ये नीचे गिरती है और आपके पास यहाँ पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद बॉडी रुकती नहीं है। ये बॉडी आगे जाकर किसी एक पॉइंट पर जाकर टकरा जाती है, यानी कि इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल बन जाती है। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल बन जाती है। टीचर मुझे यही बोलता है कि आप बताएं कि इसकी रेंज किसके बराबर है। आप ये बताएं कि आपके पास यहाँ पर ये रेंज किसके बराबर है। आपने मुझे ये बताना है कि इसके अंदर से इसकी रेंज किसके बराबर है। अब बच्चा बोलता है सर इतना मुश्किल क्वेश्चन। मैं कहता हूँ सोच के देख कितना आसान क्वेश्चन। क्या फ्रिक्शन है? नहीं। क्या एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। ग्रेविटी है? बिल्कुल। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन, बड़ा सिंपल सा आपके पास इसका सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है जो बॉडी ए पे, तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए, ये सिर्फ मेरे पास है mg इंटू एच। ओके। मैकेनिकल एनर्जी एट बी, क्या ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। देखो पोटेंशियल में कमी आई तो काइनेटिक को बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर mg इंटू आपके पास h2 प्लस हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई। अगर तो फ्रिक्शन होती तो आप बोलते ठीक है यार, फ्रिक्शन इसकी एनर्जी को ले गया, तब आपके लिए कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब फ्रिक्शन नहीं है तो जो लॉस होगा वो किस में चला जाएगा? गेन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं, एक्सटर्नल फोर्स में। अब हमारे पास देयरफॉर यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी बताओ? mg इंटू h1 is equal to mg into h2 प्लस ऑफ हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। मास मास और मास कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास आएगा 10 इंटू 10 माइनस ये h2 8 है, तो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू हाफ इंटू v का स्क्वायर। 100 माइनस 80 20 होता है, सो 20 इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, और वी कैन राइट डाउन v स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन टीचर मुझे ये आंसर निकालने के लिए नहीं बोल रहा। टीचर बोलता है कि अगर यही वेलोसिटी लेके प्रोजेक्टाइल आगे चलता है तो ये हमारे पास बॉडी कौन सी प्रोजेक्टाइल बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर गए काम से, फिर तो गए काम से, क्योंकि फिजिक्स में जो आज पढ़ा वो कब यूज होगा आपको खुद नहीं पता, लेकिन वो हमको याद रहना चाहिए, किसी वो यूज हो सकता है कहीं ना कहीं। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपके पास v अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो मेरे पास r इज इक्वल टू अंडर रूट 40 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8 अपॉन आपके पास कितना आ गया 10। और मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो अंडर रूट 40 यहां पर चला जाएगा, जैसे रूट 10 से रूट 10 आपके पास चला जाएगा, 4 का रूट 2 16 का आपके पास 8, तो आपके पास बताओ रेंज कितने के बराबर आ जाएगी? तो इसका 2 और 16 का 4, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 8 मीटर। पता लग गया रेंज 8 मीटर कैसे आई? पता लग गया रेंज 8 मीटर कैसे आई? अब जिनको नहीं पता लगा उनकी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उन बच्चों को कहाँ पर डिफिकल्टी आई। मैं बता देता हूँ। आपके पास फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 40 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट अपॉन जी, जो कि 10 के बराबर है। मैंने इसको अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट 10 कर दिया। ये 16 है तो इसका रूट 4 है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 कैंसल 2, तो आपके पास 2 इंटू 4, तो आपके पास कितना आ गया? 8 मीटर आंसर। तो
तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 8 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास 8 मीटर क्या आ गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी लग गया पता आपको बच्चे, इसमें से लग गया पता, लग सर गया? पिछली स्लाइड दिखाना। लो बेटा, डाउट? डन सर। ठीक है, डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीजें धीरे धीरे, क्योंकि अब इसके ऊपर भंडार है क्वेश्चंस का, और हमें ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता। भंडार है, आपको वो शीट्स भी मिलेंगी जिसके अंदर इसके क्वेश्चंस होंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट को समझना है, लेकिन आपको अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। और क्या क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर अगर फ्रिक्शन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, या एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। सो हमारे पास अब नेक्स्ट आ जाती है which is also termed as to be the work energy theorem, जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। राइट डाउन, इफ अगर a system possess, मेरे पास एक सिस्टम पोजेस करता है फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 और द एक्सटर्नल फोर्स या फिर बच्चे इसके अंदर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। अगर एक सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन है या फिर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, दोनों चीजें, देन एक बात ध्यान रखना, द मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट and the mechanical energy at the final point, they are not equal. ये इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। पहले इक्वल क्यों थे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं थी, आई एम सॉरी, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अगर सिस्टम में टीचर फ्रिक्शन लेके आता है, आपको बताता है कि ये सरफेस रफ है, ये फ्रिक्शन लग रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर नहीं होगी। और यहाँ पर मेरे पास जो आपके पास है सिर्फ और सिर्फ, अब बच्चे छटने शुरू हो जाते हैं, वो बच्चे जिनका रास्ता आईआईटी की तरफ को जाएगा, जिनका रास्ता एम्स की तरफ को जाएगा, वो बच्चे जो बच्चों को घबराहट होने लग जाती है, ये पता नहीं क्या चीज हो रही है, वो सिर्फ स्कूल लेवल के एग्जाम के सक्सेस को ही अपनी सक्सेस मानते हैं। याद रखना, यहां से बच्चा आपकी छटनी होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से हिम्मत लगाकर इसको पढ़ना। तो आपके पास जब ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, एम का मतलब मैकेनिकल, माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, इसका मतलब ये आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो इनका डिफरेंस 0 नहीं होगा, एंड दिस विल बी गिवन बाय द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, the work done equal हो जाएगा by the friction और by the external force, या फिर ये एक्सटर्नल फोर्स से किए गए वर्क डन के बराबर हो। अगर हम पिछली स्लाइड्स देखें तो मैकेनिकल एनर्जी 1 की 2 के बराबर थी, तो अगर आप उनका डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस 0 आएगा कि नॉन 0 आएगा। अगर मेरे पास ये सारे पिछले केसेस हैं जिनमें मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ए माइनस मैकेनिकल एनर्जी बी, बताओ इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 0 आएगा ना बच्चे, 0 आएगा, 0 आएगा, वाइट विल बी 0, वाइट विल बी 0, ये क्योंकि दोनों इक्वल है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं। यानी कि जैसे ही फ्रिक्शन आएगी, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन 0 हो जाएगा। यही पॉइंट मैंने आपको समझाना, सीखना है, और इसके ऊपर अब आप इरिडोव की प्रॉब्लम भी करनी शुरू कर सकते हैं। यानी कि अब आप आज के बाद बहुत पावरफुल होने वाले, आपको ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जिससे एचसी वर्मा के पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन या एक्सटर्नल फोर्स अगर प्रेजेंट है तो उसके बराबर हो जाएगा। कोई भी चीज हम यहाँ पर क्वेश्चन से देखते हैं,
कोई भी आपके पास यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं, कोई भी चीज हमारे पास, हम इसको किससे देखते हैं बच्चे? क्वेश्चन से देखते हैं। कोई भी चीज हमारे पास यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हमारे पास अगर चीज आती है तो उसको हम क्वेश्चन से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है क्या इसके अंदर से? हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको एक सिस्टम दिया जाएगा और उस सिस्टम से रिलेटेड चीजों को आपको हैंडल करना, आपको उसको हैंडल करना बच्चे। ओके, देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कैसे आ जाता है। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? व्हाट वी कैन राइट डाउन। मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है बच्चे? फोकस करना। हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये मेरे पास यहाँ से एक बॉडी जाती है और यहाँ पर इस तरीके से पहुंच जाती है। हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपके पास पहुंचता है यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरीके, ये हमारे पास पहुंचा। और हमारे पास ये एक रफ सरफेस है, ये हमारे पास एक रफ सरफेस है। ये 10 मीटर आ गया, ये 10 मीटर आ गया आपके पास। और आपके पास यहाँ पर ये मेरे पास किसके बराबर आ गया? 8 मीटर के आसपास आ गया। ये हमारे पास 8 मीटर के बराबर आ गया। ये बॉडी ए से चलती है और कहाँ पर पहुंच जाती है बच्चे? आपके पास बी पे पहुंच जाती है। हमारे पास यहाँ पर बॉडी ए से चलती है और दूसरी कहाँ पर पहुंच जाती है? बी के ऊपर पहुंच जाती है। और अब यहाँ पर ये मेरे पास फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अब बहुत सिंपल सा आपके पास यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर फ्रिक्शन थी कि नहीं थी? बताओ शाबाश। ये फ्रिक्शन थी? नहीं। अब यहाँ पर आगे चलो, अब मैं इसी में क्या लेके आ गया? फ्रिक्शन लेके आ गया। अब देखते चलते, फ्रिक्शन अगर यहाँ पर आ गई तो अब मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? इफ द बॉडी, अगर मेरे पास यहाँ पर जो बॉडी है स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड स्टॉप्स एट बी और ये बी पे आकर रुक जाती है, कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मुझे यहाँ पर वर्क डन बाय क्या निकालनी है? फ्रिक्शन निकालनी। हम यहाँ पर वर्क डन किससे निकालते हैं बच्चे? फ्रिक्शन से यहाँ पर इसकी वर्क डन को निकालते। हमारे पास हम यहाँ पर वर्क डन निकाल रहे हैं किससे बच्चा? आपके पास फ्रिक्शन को। देखिए बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। पहले आपका माइंड काम करना चाहिए, आपका ब्रेन काम करना चाहिए। हमारे ब्रेन के अंदर एक बात आनी चाहिए, फ्रिक्शन है? बिल्कुल है। अगर फ्रिक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी एट द बी विल नॉट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए। और दूसरी बात, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी एट बी माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट ए। फ्रिक्शन है तो ये किसके बराबर आनी चाहिए? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ये हमारे पास है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो ये मेरे पास mg इंटू हाइट 8 मीटर है, मैकेनिकल एनर्जी एट ए mg इंटू मेरे पास 10 है, एंड दिस विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ये हमारे पास वर्क डन बाय क्या आ जाता है? फ्रिक्शन आ जाता है। ये मेरे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो मास ऑफ द बॉडी को मैं 1 kg मान लेता हूँ। अब आगे चलते हैं, अगर ऐसा है मेरे पास तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 80 माइनस 100, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब जल्दी से बता दो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पर किसके बराबर? यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू -20 जूल। तो आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आप ये बात को जज नहीं कर पाए कि सिस्टम में फ्रिक्शन है या नहीं, तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सही कर पाओगे? ये जजमेंट है हमारे पास। अगर मैं जजमेंट लगा गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं जजमेंट नहीं लगा पाया तो फिर क्वेश्चन रह जाएगा। मुझे देखना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा क्या आपके पास यहाँ पर कैसे जो आपके ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है। जी करमन जी। सर क्वेश्चन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? क्या बेटा? क्या क्या?
मास दिया हुआ ऑब्जेक्ट का। हाँ, मास ऑब्जेक्ट का गिवन हो, मैं लिखना भूल गया था, गिवन था, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल मास गिवन होगा तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर एक और क्वेश्चन करते, देखिए क्वेश्चन का अगेन, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम योर HCV। हमारे पास यहाँ पर एक ट्रैक है, ये ट्रैक हमारे पास इस तरीके से, और ये ट्रैक आपके पास आगे जाकर क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, या हमारे पास रफ हो जाता है, ये ट्रैक हमारे पास यहाँ पे रफ हो जाता है। एक बॉडी है जिसका मास मेरे पास mkg के बराबर है, ये 10 मीटर ऊपर की हाइट से आ रही है, ये हमारे पास 10 मीटर ऊपर की हाइट से आ रही है। म्यू, यहाँ पर नीचे म्यू की वैल्यू मेरे पास है 0.3। हमारे पास ए से लेके बी के बीच का जो पाथ है, ये वाला बी, हमारे पास ए से लेके बी का जो पाथ है वो हमारे पास स्मूथ है, ए से लेके बी तक का जो पाथ है वो हमारे पास यहाँ पर क्या स्मूथ है, ये हमारे पास स्मूथ है, और बी से लेके सी तक का पार्ट हमारे पास यहाँ पर क्या रफ है, और बी से लेके सी तक का पाथ हमारे पास क्या रफ है। फिर देखिए ए से लेके बी तक का पाथ जो है हमारे पास यहाँ पर स्मूथ है, और बी से लेके सी तक का पाथ क्या हमारे पास रफ है। दो चीजें हमारे पास, एक जगह पे स्मूथ है और एक जगह पे रफ है। अब टीचर हमको बोलता है इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए, दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम ए, या हमारे पास हम रिलीज कर देते कहां से, फ्रॉम दी ए। अगर मैं इसको ए से रिलीज कर देता हूं एंड इट स्टॉप्स, ये स्टॉप हो जाती है एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी, ये सी पॉइंट के ऊपर आकर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि रफ सरफेस। कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। मुझे यहाँ पर इसकी क्या बतानी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बतानी है, किसकी, आपके पास ऑब्जेक्ट की, बी से सी। अब ये क्वेश्चन HC वर्मा का है, मैंने आपको क्या टेक्निक सिखा दी है जिससे आप ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कर सको। पहली चीज, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, जरा बताओ। आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ये ना एक और करवाया था वर्क पावर एनर्जी में थोड़े दिनों पहले, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ब्रेकिंग फोर्स, है ना, याद आया, याद आया, यस सर, याद आया। स्टॉपिंग डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी अपॉन ब्रेकिंग फोर्स। दो गाड़ियों वाली प्रॉब्लम करवाई थी, एक भरी हुई गाड़ी और एक खाली गाड़ी, याद आ गया होगा, हाँ या ना। यस सर। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है बच्चे हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी तो चलो मैं लिखा दूंगा, ब्रेकिंग फोर्स किसके बराबर है, म्यू इंटू एम इंटू जी। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी ए से लेके बी के बीच में। अगर हम ए से बी के बीच की मोशन को पढ़े, फॉर ए टू बी मोशन, अगर हम ए से बी की मोशन को पढ़े तो मेरे पास यहां पर क्या लग जाएगी, शाबाश बता दो, कंजर्वेशन ऑफ, बोलो शाबाश, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और क्यों, क्योंकि भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चे, हमारे पास किसी भी तरह की कोई फ्रिक्शन आपके पास प्रेजेंट नहीं, तो आपके पास आ गई mgh इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि जब आप हाइट h पे थे तो आपके पास सिर्फ पोटेंशियल थी, और जब आप b पे आ गए तो सिर्फ काइनेटिक थी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इंटू 10 हाइट भी 10 है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ डाल दो। Therefore, आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर है, m इंटू 100 डिवाइडेड बाई म्यू जो कि 0.2 है, m इंटू जी, जी आपके पास 10 है, म्यू की वैल्यू 0.3, हम सॉरी, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.3 के आसपास है। एक 10 से 10 चला गया, m से m चला जाएगा, ऊपर 10 बच जाएगा, नीचे आपके पास एक और 10 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 3 मीटर।
तो हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो। दिस विल बी 100 डिवाइड बाई 3 मीटर, या हमारे पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, 100 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा जी। लग गया पता? यस सर। बहुत ध्यान से लेकिन क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से, और अगर जितना ज्यादा आपका ध्यान होगा यहाँ पर उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को पिकअप कर पाओगे और फोकस करना बच्चे। चलिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि सर 2 मिनट पीछे करना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही ये वर्क मैकेनिकल एनर्जी के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए बहुत न्यूमेरिकल से खत्म ही नहीं होते, बल्कि आप 2 साल लगा दोगे तब भी आपको लगेगा अरे यार ये न्यूमेरिकल बिल्कुल नया देखा देखा लग रहा है। हर चीज के अंदर आपको जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन लगानी सिखाई जाएगी, चाहे वो +1 का टॉपिक है चाहे +2 का, ये +2 तक जाता है टॉपिक आपके पास जी। चले आगे, हो गया सर, हो गया। नेक्स्ट वन अब हम यहां पर शुरू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन। We have the vertical circular motion. Vertical circular motion. Vertical circular motion is a non-uniform motion. यह हमारे पास एक non-uniform motion. It is the non-uniform motion in which an object rises against the gravity, loses speed in circular path, loses speed and gets circular path, and आपके पास moves in circular path, moves in the circular path, और ये हम सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर जाते हैं। Once reach topmost point, जब ये टॉपमोस्ट पॉइंट पर रीच करता है बच्चे, इट स्टार्ट्स डिसेंडिंग का मतलब नीचे आना शुरू हो जाता है, एंड गेन्स, और फिर ये गेन कर जाता है, और क्या गेन कर जाता है, एंड इट गेन्स दी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ये स्पीड गेन करता है और काइनेटिक एनर्जी को गेन करना शुरू कर देता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ को राइज कर जाती है, और फिर हमारे पास ये ऊपर जाकर दोबारा से नीचे की तरफ को आती है। इसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं, लूपिंग इन लूप। यह हमारे पास क्या बन जाती है, लूपिंग इन लूप, यानी कि हम लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, लूपिंग कर रहे हैं। हमारी इसके पास बहुत सारी एग्जांपल्स है, हमारे पास यहाँ पर इसके बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे कि ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर को अगर हम देखते हैं तो ये क्या कर रही है, वर्टिकल सर्कल के अंदर, ये वर्टिकल सर्कल के अंदर लूपिंग इन लूप कर रही है। ये हमारे पास वर्टिकल सर्कल के अंदर क्या कर रही है, लूपिंग इन लूप कर रही है। जैसे ये आ गया, ये मेरे पास एक पेंडुलम, ठीक, इस पेंडुलम को मैं स्पीड देता हूँ, क्या ये लूपिंग इन लूप कर रहा है कि पेंडुलम बन के रह गया, बताओ शाबाश, पेंडुलम ही रह गया। लेकिन अगर मैं इसको जरूरत से ज्यादा स्पीड देता हूँ तो ये देखो अभी भी नहीं गोल घूम पाया, ये देखो ये ऊपर तो गया लेकिन 90 डिग्री से ऊपर जाकर ये वापस आ गया, ये वापस आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सफिशिएंट वेलोसिटी दूं तो ये देखो पूरा लूपिंग इन लूप कर दिया। आई बात समझ में? 3 सिचुएशंस होंगी। एक, जब मैं इसको थोड़ी सी स्पीड दूंगा तो ये पेंडुलम बन के रह जाएगा, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, ये मास है आपके पास, ये रस्सी के साथ लटका हुआ, मैं इसको थोड़ी सी स्पीड देता हूँ, ये आपके पास पेंडुलम बन के रह गया। मैं इसको थोड़ी ज्यादा स्पीड देता हूँ लेकिन फिर भी ये पेंडुलम बन गया। फिर थोड़ी, ये देखो ये वापस देखो कैसे आएगा, ये यहाँ से देखना है, मैं इसको पेंडुलम से ज्यादा स्पीड, ये देखो ये यहाँ पर नीचे की तरफ को आ रहा है, ये ऊपर जाकर नीचे की तरफ को आ रहा है, और अगर मैं इसको सफिशिएंट वेलोसिटी दे देता हूँ ये पूरा लूप गोल घूम रहा है।
ये हमारे पास पूरा का पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, लूप गोल घूम जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर पूरा लूप गोल घूमने के लिए इसको लोअर मोस्ट पॉइंट पर क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है। ये हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। और हमारे पास ये थ्रेड आ गई, थ्रेड जिसके नीचे हमारे पास कौन लटका हुआ है, एक बॉब जिसका मास mkg, जिसका मास हमारे पास किसके बराबर है, mkg के बराबर। ये O आ गया और ये लेंथ आ गई L। यहाँ पर नीचे की तरफ को हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा mg। ऊपर यहाँ पर टेंशन आ जाएगी TL, TL का मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट, और ये मेरे पास आ गया T। यहाँ पर ग्रेविटी कहाँ की तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ। ये हमारे पास ग्रेविटी, ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और ये वाली लाइन को मैं कौन सी लाइन मान के चल रहा हूँ, शाबाश बताओ, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन कौन सी, जिस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जिस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एल, रेडियस ऑफ द लूप, वो किसके बराबर है, शाबाश बताओ, रेडियस ऑफ द लूप। आपके पास यहाँ पर रेडियस ऑफ द लूप हमारे पास किसके बराबर है, ये एल के बराबर। रेडियस ऑफ द लूप हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास एल के बराबर। स्टार्ट करते हैं, बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं और फोकस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पेंडुलम की प्रॉब्लम की थी, अगर आपको याद हो, हमने पेंडुलम की प्रॉब्लम की थी, हाँ या ना। ये पेंडुलम जब बनता है तो ये एंगल थीटा है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितने के बराबर आ रही है, जरा बताओ कितने के बराबर आ रही है, अंडर रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, अंडर रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू को देखूं, कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, जरा बताओ मुझे। कॉस की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। यहाँ पर सब, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2gl, अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आ गया 2g। फोकस करना, फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर मैं इसको एक वेलोसिटी दे रहा हूँ, मैं लोअर मोस्ट पॉइंट पर इसको एक वेलोसिटी दे रहा हूँ, यहाँ पर ये वेलोसिटी। सारा खेल हमारे पास इस वेलोसिटी का, सारा खेल हमारे पास इस वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी है एट लोअर मोस्ट पॉइंट, ये वेलोसिटी है मेरे पास एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। सारा खेल हमारे पास ये वेलोसिटी का है। याद रखना, ग्रेविटी नीचे है और हाइट हमारे पास ऊपर। सारा खेल मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वेलोसिटी का। कैसे, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन अंडर रूट ऑफ 2gl के बराबर है, लेस देन अंडर रूट ऑफ 2gl के बराबर है, लेस देन हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2gl के बराबर है, लेस देन, तो याद रखना बराबर भी हो जाती है कई बार। तो आपका ये वाला जो मास है ये आपके पास एक पेंडुलम की तरह काम करेगा, ये हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, एक सिंपल पेंडुलम की तरह काम करेगा, यह हमारे पास काम करेगा एक सिंपल पेंडुलम की तरह। दिस विल वर्क लाइक अ सिंपल पेंडुलम, ये पेंडुलम की तरह काम करेगा। यहाँ पर आप इसको जो वेलोसिटी दे रहे हो, इस केस में ये बॉडी यहाँ तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन इसके बाद ये बॉडी चलकर आपके पास क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ये मेरे पास एंगल थीटा, यहाँ से ऊपर गई वापस आ गई, फिर यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाकर दोबारा से नीचे आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन के रह जाएगा, सिंपल पेंडुलम। ये हमारे पास क्या बन के रह जाएगा, एक सिंपल पेंडुलम। ये देखिए सिंपल पेंडुलम, क्योंकि इसकी वेलोसिटी आपके पास बहुत कम है, तो ये पेंडुलम बन के रह जाएगा, सर्कल में कभी गोल नहीं घूम पाएगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है जो कि हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर मैं इसको और ज्यादा स्पीड दे देता हूँ
पर ये पहुंच क्यों नहीं पाया? बच्चा बोलता है सर क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि इस पॉइंट पर आकर आपकी वेलोसिटी कितनी रह जाती है? 0 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी आपकी वेलोसिटी कितनी रह जाती है? 0 मीटर पर सेकंड। इस वजह से आप रुक जाते हो, रुकने के बाद वापस आ जाते हो, आप रुक जाते हो, रुकने के बाद वापस नीचे आ जाते हो, रुक जाते हो, रुकने के बाद वापस नीचे आ जाते हो। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगर आपके लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2gl, याद रखना अंडर रूट ऑफ 2gl से बड़ी है, अंडर रूट ऑफ 2gl से बड़ी है आपके पास, और हमारे पास यहाँ पर इट इज, और ये हमारे पास किससे कम है? अंडर रूट ऑफ 3gl से। तो क्या चीज हो जाएगी? अब ये हमको याद करना, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में ये आपके पास ऑब्जेक्ट बड़ा अजीब काम करेगी। यहां पर मेरे पास ये जो आपका पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहां से उठ जाएगा, यहां तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद ये ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, ये ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, ऐसे एकदम से पलटी मार जाएगा। ये देखो, ये मैं इसको स्पीड देता हूँ, ये पलटी, ये देखो ऐसे करके ये पलटी मार जाएगा। अभी स्क्रीन छोटी है, ये पलटी मार जाता है, ये देखो, ये उल्ट ऊपर जाकर नीचे ऐसे, बड़े अजीब 90 को क्रॉस कर जाएगा लेकिन पलटी मार जाएगा, ये हमारे पास पलटी मार जाएगा, ये ऐसे, ये देखो ना ऊपर गया और वहां पर क्या हुआ, एकदम से रस्सी ढीली पड़ के फिर टाइट हो जाती है। ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, रस्सी हर जगह पे टाइट है, लेकिन जब आप इसको ऐसे करोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे रस्सी ढीली पड़ जाएगी ऐसे, फिर ये नीचे आएगा। ये देखिए पोलर, सॉरी फॉर दैट, इसका जो सेटअप है वही खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर राखी के धागे से करके देखते हैं कि राखी के धागे से होगा, अगर कोई मास पर, मास होगा नहीं ना मेरे पास कोई, देखते हैं मास है अगर मेरे पास कोई, तो ये मास है मेरे पास, एक पेन के ढक्कन को मास बना लेते हैं। ये एक, ये आपके पास और ये हमारे पास 3, और ये देखो, ये चलो कोशिश करते हैं। ये देखो, ये आपके पास पेंडुलम रस्सी बड़ी ढीली है यार, ये तो लूपिंग कर रही, बड़ी हल्की है ना, वो मैंने जानबूझ के, ये देखो ये ऐसे, ये देखो ढीला, बड़ा अजीब सा हो जाएगा, ये भी भाग गया, कोई बात नहीं, क्लास के अंदर मैं कुछ बना के लेके आऊंगा। यहाँ पर ये जो आपके पास मास है ये ढीला पड़ जाता है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये हमारे पास 90 तो ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर पहुंचते रस्सी में टेंशन गायब हो जाती है, यहाँ पर टेंशन आपके पास नॉन जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहाँ पे टेंशन गायब हो जाती है, और हमारे पास ये बॉडी ऐसे, रस्सी ढीली पड़ जाती है और वो ऐसे करके नीचे गिरता है, ऐसे अजीब ढंग से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर भी आपके पास कंप्लीट सर्कल हो पाए नहीं, यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? नॉन आपके पास सर्कुलर मोशन, ये भी मेरे पास नॉन सर्कुलर मोशन, नॉन सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वन, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए, अब ये लास्ट पॉइंट है और बड़ा ढंग से करने वाला, हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से आ गया, और यहाँ पर मेरे पास ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी याद रखना आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl हो जाए, ये नंबर याद रखना आज के बाद, अंडर रूट ऑफ 5gl, ये नंबर आपको याद होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5gl, कहां पर? लोअर मोस्ट, एल मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट, तो ये बॉडी आपके पास डेफिनेटली है लूपिंग इन लूप कर जाती है, ये बॉडी हमारे पास लूपिंग इन लूप कर जाती है, ये बॉडी हमारे पास क्या कर जाती है? शाबाश बता दो, लूपिंग इन लूप कर जाती है, ये बॉडी हमारे पास क्या कर जाती है? लूपिंग इन लूप कर जाती है। लूपिंग इन लूप मतलब पूरा चक्कर लगाकर वापस आना, जैसे आप पंगूड़े में झूलते हो, जैसे बच्चा हमारे पास बहुत सारी चीजें, जैसे अगर ये मेरे पास यहाँ पर चार्जर है, इस चार्जर को भी तो मैं पेंडुलम बना सकता हूँ, हाँ या ना? ये देखो पेंडुलम बन गया, ये आपके पास पेंडुलम बन गया ऐसे करके, और ये हमारे पास अब क्या किया जाए, इसको वेलोसिटी दी जाए, और ये अभी पेंडुलम बन गया, मास लेंथ बड़ी है ना, तो यहाँ पर लेंथ हम छोटी करते हैं, और यहाँ पर ये वो अंडर रूट 3gl वाला केस बता रहा है, ये देखो अंडर रूट 3gl वाला केस यहाँ पर बता रहा है, ये ऐसे,
ये रस्सी को ढीला करके फिर वापस आता है। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दो, ये देखो गोल घूम के वापस आता है। बहुत ज्यादा मैं बोलता है घर के सामान टूटेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, नहीं तो घर के सामान टूट जाएंगे इस चक्कर के अंदर। सो अंडर रूट ऑफ 5gl, तो ये नंबर हमको याद होना चाहिए। और यहाँ पर बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, 3 सामान तो टूट गया, तो आगे इससे अच्छा है कि और टूट ना जाए, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो ये लूपिंग इन लूप कर जाते हैं। ये हमारे पास लेंथ है L, ये आपके पास है रेफरेंस लाइन, ये हमारे पास क्या आ जाती है रेफरेंस लाइन। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें जो अभी आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इमीडिएटली। एक, इस वेलोसिटी पे क्या होता है, इस पे क्या हो जाता है, यहाँ पर टेंशन 0 होती है और वेलोसिटी नॉन 0, और आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है और लूपिंग इन लूप करके वापस आ जाती है। लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे किसके अंदर, मिनिमम कंडीशन ऑफ लूपिंग इन लूप, द मिनिमम कंडीशन फॉर लूपिंग इन लूप, मिनिमम कंडीशन फॉर लूपिंग इन लूप। तो हम लूपिंग इन लूप की कौन सी कंडीशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, मिनिमम कंडीशन पे। चलिए सो इसको बच्चे अब हम कल देखेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से याद करके आइएगा। और फिर मैं आपको ये बताता हूं, हमारे पास ये सारी की सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड है। तो इसको अभी आपने घर पे जाकर एक बार रट्टा जरूर लगाना है, ताकि कल को जब हम इस पे क्वेश्चन करें तो हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाए। कल एनसीईआरटी लेके आनी है, कल सही बच्चों ने एनसीईआरटी लेके आनी है। जी बोलो बोलो करमन जी। सर जब अंडर रूट 3gl और अंडर रूट 5gl के बीच में रहेगी वेलोसिटी, फिर क्या होगा? किस किस के बीच में, अंडर रूट 3gl और अंडर रूट 5gl के बीच में। वहां पर भी अनडिटरमिनेट टाइप का आ जाता है, मतलब कि आपके पास उस केस में भी ये बॉडी सर्कुलर नहीं कर पाती है, अनडिटरमिनेट, मतलब कि उसकी कहीं ना कहीं वो बीच में आकर सर्कुलर मोशन, रस्सी टूट जाती है, रस्सी ढीली पड़ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, वहां पर भी सेम ऐसी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर हमारे पास ऐसा काम हो जाता है। ठीक है, यस। चलिए चलिए, सो अब इसको अब हम कल कंटिन्यू करें।